हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की पीटी 365 की मैगजीन, जिसमें गाइस हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को रिवाइज जैसे कर भी रहे थे। तो इस क्विक रिवीजन सीरीज में क्विकली हम रिवाइज करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस। बहुत टाइम से इसमें हम सुन रहे थे, गवर्नर के रोल पे बहुत सारा डिस्कशन हमने देखा। तो आज हम रोल ऑफ गवर्नर पर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे जुड़ी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि कुछ स्टेट थे, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कि भैया गवर्नर की पोजीशन के बारे में बिल्स को पेंडिंग क्यों कर रखा है। अब जितने भी देखो, दो हिसाब से पढ़ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्नर को क्या दिए हुए हैं, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट गवर्नर को क्या दी हुई है। दोनों को बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो याद रखना, आर्टिकल 200 है, यानी कि दिस आर्टिकल, जिसमें कि कहा जाता है कि जब गवर्नर की असेंट मिल जाती है किसी बिल को तो वो लॉ बन जाता है। इन दिस रिगार्ड गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन क्या होता है कि वो बिल पे असेंट कर दे ताकि वो लॉ बन जाए, या असेंट को विदहोल्ड करके रखे तो बिल लॉ नहीं बन पाएगा, या रिटर्न कर दे बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, समझ रहे हो, या रिजर्व करके रखे प्रेसिडेंट के कंसिडर के बाद बात करें उस बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शंस होते हैं, और आर्टिकल 200 में लिखी हुई ये सारी बातें। फिर आर्टिकल जो आपका 201 है वो बिल को रिजर्व करता है फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पे आइदर असेंट दे या ना दे, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा भी हो सकता है प्रेसिडेंट बोल दे कि भैया आप बिल को बोलो स्टेट लेजिस्लेचर को कि दोबारा से इस पे री इलेक्शन ले, इस पे दोबारा चेक करें एक बारी। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्नर से रिलेटेड, एक है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू गवर्नर। आर्टिकल 153 मत भूलना, देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ये क्या कहता है आर्टिकल 153, कि हर स्टेट में गवर्नर, एक गवर्नर होगा ही होगा, राइट। उसके बाद आर्टिकल 154 है जो बताता है कि एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट की, किसके पास, गवर्नर के पास। उसके बाद आर्टिकल 155, जिसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 161 है कि गवर्नर के पास पावर है ग्रांट करने की पार्डन्स या रिप्राइव, आर्टिकल 161 के अंडर है। आर्टिकल 163 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ बैठेंगे और उसके बाद इंडियन एडवाइस लेंगे गवर्नर का, दैट इज इन आर्टिकल 163। कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे, बी वेरी क्लियर, याद रखना इन आर्टिकल्स को, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, प्रीलिम्स के पेपर में आए तो बहुत ध्यान से समझना। आर्टिकल 164 है जो गवर्नर को ये शक्ति देता है, पावर देता है कि अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 164 में है। आर्टिकल 213 है, गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। आर्टिकल 217 में क्या है, गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 के अंदर है कि अगर भी कोई भी जज अपॉइंट करना हो हाई कोर्ट का तो उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंसल्टेशन हम गवर्नर से लेते हैं अंडर आर्टिकल 217। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है गाइस, राइट। उसके बाद अब ना जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, यानी जुडिशरी ने ऐसे कहाँ कहाँ पर, ऐसे कौन कौन से केसेस में प्रोनाउंसमेंट किया है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसी प्रोनाउंसमेंट, कह रहा देखो 1974 में क्या हुआ, शमशेर सिंह का केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है असेंट करने की बिल या रिटर्न करने की, ये साफ साफ बोला गया। फिर नबम रिबिया केस 2016 का था, इसमें बोला गया कि अगर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करता है अपनी जुरिस्डिक्शन से भी बाहर, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा। जुडिशियल रिव्यू इज द वे कि जिसमें कि इंटरप्रिटेशन और कोर्ट जो होता है वो इंटरफेयर करेगा, चेक करेगा कि आपके कितनी जुरिस्डिक्शन को लांगा है। बात समझ रहे हो, हर किसी चीज की एक बाउंड्री होती है, अगर आपने उसको क्रॉस किया सुप्रीम कोर्ट आपसे क्वेश्चन करेगी। तो वो किस केस में था, नबम रिबिया केस में था। फिर 2016 में फिर इसके अंदर आया जुडिशियल रिव्यू। अब रीसेंट जजमेंट्स में देखो, स्टेट ऑफ पंजाब केस में 2023 में ही गवर्नर ने डिसाइड करा कि वो विदहोल्ड करेंगे असेंट टू अ बिल, देन ही शी हैज रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। बोला गया कि अगर गवर्नर बिल को असेंट करने में विदहोल्ड करता है या मना करता है या रिटर्न करता है,
ऐसा बिल गवर्नर के पास इनडेफिनिट पीरियड तक नहीं रहेगा कि आप जब तक चाहो रखो, ये कोई चक्कर नहीं है। साफ-साफ बोला गया है ये। फिर वाइस चांसलर का केस था 2023 में, गवर्नर एक्टिंग एज़ अ यूनिवर्सिटी चांसलर, आपको पता है ना? ये भी कोई एड एंड एडवाइस नहीं लेना होता सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। इस पे केस आया। फिर तमिलनाडु गवर्नर का केस था कि तमिलनाडु गवर्नर ने कहा कि बिल को रेफर ही नहीं किया जा रहा प्रेसिडेंट में, क्यों नहीं रेफर करा जाता है? रेफर करना जाना चाहिए, जब ऑलरेडी लॉ में है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो करा जा रहा? तो गाइस ये सारी बातें याद रखनी है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी गवर्नर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज बी वेयर अबाउट दिस टॉपिक। गवर्नर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। And next topic is about, as we are reading, center-state relations. So cooperative federalism is a byproduct of that topic. तो cooperative federalism क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने recently बहुत ज़्यादा फोकस करा है कि इंडिया में cooperative federalism की बहुत इम्पोर्टेंस है। cooperative federalism बोले तो एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट्स का। समझते हो? ये जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन सब का एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। मतलब स्टेट और यूटी का वैसे यहाँ पर बता रहे हैं, आई एम नॉट सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं कर रही हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप ये समझो कि यूनियन और स्टेट का एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज का आपस में जॉइंटली काम करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोला इन्होंने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे देश में हैं, संविधान में ऐसी कौन सी बातें लिखी गई हैं जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में प्रमोट हो। कह रहा 7th शेड्यूल है जो साफ साफ डिमार्केट करता है कि ये सेंट्रल लिस्ट है, इस पे कानून सेंटर बनाएगी, इस पे स्टेट लिस्ट है स्टेट बनाएगा, कंकरेंट में दोनों मिलके बनाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है और वो सब्सिडियरिटी पर ही है। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 है। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इंटरस्टेट काउंसिल है 263 आर्टिकल के अंदर। 261 एक आर्टिकल है जिसमें फुल फेथ एंड क्रेडिट के साथ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सभी के एक्ट रिकॉर्ड जो होते हैं वो सभी के लिए लिखे गए हैं। जोनल काउंसिल होगी उसके लिए भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन है जो फिनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आर्टिकल 279A है जीएसटी काउंसिल के लिए, जिसका काम है ये डिसाइड करना कितना जीएसटी रखना है, किस चीज़ पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होएगी, वो सब आर्टिकल 279A के अंदर है। तो जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बी वेयर और बड़े ही ध्यान से समझना कि जब भी 7th शेड्यूल पूछे, आर्टिकल 312 है, आर्टिकल 263 है, ये सारे दिमाग में रखने हैं। इंटरस्टेट काउंसिल एकदम याद रखना आर्टिकल 263 में है, ठीक है। अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ता चला जाए। क्या हमने सबसे पहले काम किया, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू का जो स्टेट का शेयर है उसको इंक्रीज कर दिया 32% से 42%। 14 फिनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो बात कही गई थी वो हमने मानी। 32 to 42% हमने स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में बढ़ा दिया। हमने रीस्ट्रक्चर करा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। इसमें हमने उदय स्कीम चलाई, फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम चलाए। नीति आयोग इसके लिए कई सारे काम कर रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस दे रहा है सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स को। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रहा है ताकि जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको डेवलप किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक साथ प्रोग्राम था ताकि ट्रांसफॉर्म हो स्टेट्स की हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। हिमालयन रीजन्स के लिए हमने अलग तरीके से एक एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन करी है। So we are doing these things. Why we are doing all these things? In order to promote the cooperative federalism. Right? Move to the next topic, that is interstate border dispute. अब इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों था, न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन किया है ताकि जो एंड हो सके हम डिकेड्स लॉन्ग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है। अब कौन कौन से मेथड से ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे अमंग स्टेट वो देखते हैं हम। पहला है जुडिशियल रिड्रेसल के बारे में। आर्टिकल 131 है जो क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। कह रहा देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए एक और एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, या बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट्स है तो उससे भी ज़्यादा स्टेट्स हैं। कह रहा जो भी इनसे रिलेटेड आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती हैं, ये जुडिशियल रिड्रेसल में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर ये हक होता है। ये पूरा चेक करता है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ रहा है स्टेट के साथ हो गई, सेंटर की स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो गया किसी भी टॉपिक पे, तो वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनता है। और असम और अरुणाचल प्रदेश में साइन हुआ है ये सारी चीज़ें।
अब इंटर स्टेट काउंसिल, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 263 प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। इसके तहत पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो इंटर स्टेट काउंसिल्स को बनाए, सेटअप करे, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट आता है, इंक्वायरी करनी है, कुछ ऐसे स्टेट्स के बीच में कुछ ऐसा रिकमेंडेशन देनी हो तो दे पाए। ऐसे ही जोनल काउंसिल है जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी है। इसका काम है कोऑर्डिनेशन बिठाना स्टेट यूटी सेंटर के बीच में। अब देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट से हम सभी परेशान है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख का रीजन वो भी परेशान रहता है, ओवर सरचू लाइंग अलोंग ले मनाली हाईवे। हरियाणा हिमालय हमेशा लड़ते हैं किसके पीछे? पंचकुला के पास एक शहर है परवाणु। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के पीछे लड़ाई रहती है। गुजरात राजस्थान मनगढ़ हिल के पीछे में इनकी लड़ाई रहती है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल में आ जाओ, वहाँ पर भी लड़ाई है कनिका सैंड आइलैंड को लेकर। एक्टिव वाटर डिस्प्यूट, हाँ देखो, महाराष्ट्र कर्नाटका में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को लेकर रहता है। मराठी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था कर्नाटका से पहले, तो वहाँ पे वो लड़ते हैं। कर्नाटका केरला में कासरगोड को लेके दिक्कत रहती है। पार्ट ऑफ केरला विद मैनी कन्नड़ स्पीकिंग पीपल, तो वहाँ पे कर्नाटका बोलता है कि मेरा पार्ट होना चाहिए। तो कहीं कहीं डोरमेंट हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव अगर बॉर्डर डिस्प्यूट पूछोगे तो सबसे ज्यादा यही है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। जोनल काउंसिल में ध्यान रखना, होम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। 5 जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगेन रिवाइज दिस टॉपिक अगेन, कि देखो यहाँ पर रिसेंटली क्या बोला हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने साफ तरीके से ट्राइब्यूनल बनाई थी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2। और किसके अंडर वो एक्ट था? 1956 का, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया पंजाब गवर्नमेंट को कि भाई क्या बात है, इतनी स्लो प्रोग्रेस क्यों है? सतलुज यमुना का लिंक कैनाल अभी तक क्यों नहीं बना, कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं हो पाया? तो क्या होता है जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, तो उसको डील करने का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो पहला मैकेनिज्म है अंडर 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट बनी हुई है। एंट्री 17 वाटर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल वगैरह एंड ऑल है। एक आर्टिकल 262 भी है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रोवाइड द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू, कि कैसे आपको यूज करना है, कंट्रोल कैसे करना है इंटर स्टेट रिवर वाटर का, ये सारा कुछ है। पार्लियामेंट इनेक्ट करता है। तो पार्लियामेंट ने 2 तरह के लॉ इनेक्ट करे, ट्राइब्यूनल सेटअप करने के लिए सारा कुछ करा। एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत बनाया कि रिक्वेस्ट करी स्टेट गवर्नमेंट को, रिक्वेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो एडजुडिकेट करा जाए, ट्राइब्यूनल बैठाई जाए, रिवर बोर्ड क्रिएट करे जाए। तो ये सारे के सारे देखो ये बनाए हुए हैं। अब आर्टिकल 262 भी इस पे काम करता है कि भाई अगर कुछ ऐसा कुछ आता है तो प्लीज उस पर डील करा जाए, क्योंकि वाटर का क्राइसिस बहुत दिक्कत करता है। और नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में बनाई गई थी, ताकि कोई वाटर स्कार्सिटी है, कोई इनइक्विटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, या अच्छे तरीके से पानी को नहीं वो करा हुआ है, तो उसको मैनेज किया जा सके। यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 में तो दिया हुआ है कैसे रेगुलेशन करना है, डेवलप कैसे करना है। ऐसे ही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर इंटरनेशनल रूल्स की तरह ही कुछ चीजें क्रिएट करी, जैसे हेलसिंकी रूल 1066 है। वो बताता है कि पानी का इक्विटेबल यूज होना चाहिए, हर बेसिन में जाए, सोशो इकोनॉमिक नीड्स एंड अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करे। तो ऐसे बने हैं। तो SYL जो कैनाल है बेसिकली सतलुज यमुना का जो लिंक बेसिकली 1966 से चल रहा है, 214 किलोमीटर लॉन्ग ये शेयरिंग वाटर है। रवि व्यास का पानी इसमें हरियाणा पंजाब में होगा। और हरियाणा ने इसका स्ट्रेच 1980 में कंप्लीट किया था, पंजाब ने साइट करा कि रेपरेन प्रिंसिपल्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कर दिया, तो वो हुआ ही नहीं। फिर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट भी एक क्राइसिस रहा ही है। 1969 से ही कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 बनाया गया था। फिर उसके बाद 2004 में दूसरा ट्राइब्यूनल क्रिएट करा गया कि भैया डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कृष्णा वाटर को। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था तब, तेलंगाना अलग अलग नहीं थे आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा क्या है, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है गाइस, जो महाबलेश्वर में आपकी क्रिएट होती है महाराष्ट्र के अंदर, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। वैसे ही उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड 2014 में क्या हुआ, जब तेलंगाना आपका क्रिएट हो गया ना, तो आंध्र प्रदेश ने पूछा तेलंगाना को सेपरेट पार्ट रखना है, क्या करना है। और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ने आर्ग्यू किया कि तेलंगाना को पानी को एलोकेट करना चाहिए, आंध्रा का शेयर जो भी है वो उसको देना चाहिए, है ना। तो देखो, जब स्टेट्स अलग अलग होंगे तो उसके पानी रिसोर्सेज के पीछे भी लड़ाइयाँ होंगी, तो उसको डील करने के तरीके आपको जरूर जरूर पता होने चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये वाटर वाला, गवर्नर वाले टॉपिक दोनों को बहुत अच्छे से करके जाना है। Learn their articles properly. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share, and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.